हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग आप सभी को। अपन ने जो है पिछली क्लास में ब्लैक बॉडी रेडिएशन अपन लोग पढ़ रहे थे। और ब्लैक बॉडी में जो है अपन लोगों ने पढ़ा कि भाई ब्लैक बॉडी के जो थे क्लासिकल थ्योरी जो थी वो उसको समझाने में किस प्रकार से मदद करती है। तो वहाँ पर अपन जो है मोटे मोटे दो साइंटिस्ट पढ़ते हैं। एक जो है वो अपन पढ़ते हैं अपना वीन्स, है ना। और दूसरा जो वो अपन पढ़ते हैं अपन रेले। अरे हाँ या ना, दो साइंटिस्ट पढ़ते हैं ना अपन। और जो अपने विंस जो थे उन्होंने जो है वो आपका लोअर वेवलेंथ के लिए जो है ये ठीक ठाक अप्लीकेबल था। बाकी जो रेले जो था, रेले वो जो है वो अपना हाइयर वेवलेंथ के लिए जो है ठीक ठाक अप्लीकेबल था, है ना। या फिर मैं यूं बोल दूं कि मतलब कंप्लीट ही समझा पा रहा था वो हाइयर ऑर्डर को, और वो जो है वो लोअर ऑर्डर को। ठीक है। बाद में जो है ऐसा कोई नियम नहीं था जो पूरे कर्व को समझा दे। और पूरे कर्व से मतलब किसको है, जो वो अपन ने ऐसे वाले बनाए थे ना, वो वाले, अरे याद आ रहा है कुछ, ये वाले। तो इनको जो है पूरा समझा दे ऐसा कोई नियम नहीं था। फिर बाद में जो है क्वांटम थ्योरी जो है यहीं से थोड़ी स्टार्ट होती है कि भाई क्वांटम थ्योरी है क्या। और यहीं से थोड़ा क्वांटम का उद्गम होता है। तो प्लांक नाम का एक साइंटिस्ट था, मैक्स प्लांक, क्या नाम था, मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक ने जो है वो एक अवधारणा दी। अवधारणा, देखो दो तीन चीजें होती हैं फिजिक्स में। जैसे एक होता है अपना प्रिंसिपल बोलते हैं जिसको, कॉन्सेप्ट के टाइप में आता है ना। तो वो क्या होता है कि वो कोई कोई चीज आपकी भाई प्रूफ हुई और आपने बना दिया, तो वो है कॉन्सेप्ट। एक होता है अवधारणा या परिकल्पना। वो क्या होता है कि आपने जो है कुछ चीजों को समझाने के लिए कुछ चीजें मान ली गई है ना। और वो चीजें तभी पॉसिबल है जब आप उनकी वो जो कल्पना है वो मानोगे। इसीलिए उसका नाम जो है इंग्लिश में हाइपोथेसिस और हिंदी में जो है परिकल्पना है। इसका मतलब कि आपकी जो है वो कोरी कल्पना है ना। बाद में फिर उसको सत्य क्यों मान लिया जाता है, क्योंकि अगर वो खूब सारी जो ब्रह्मांड में जो खूब सारी चीजें हो रही हैं और वो सब समझाई नहीं जाती, और उस थ्योरी के बेस पे अगर वो समझाई जा सकती है तो फिर बाद में ये मान लिया जाता है कि ये सही है। और मैक्स प्लांक ने जो है वो एक एक ही नियम से इस पूरे कर्व को जो है वो समझा दिया था, है ना। तो उसे मैक्स प्लांक की, एक तो हो गई मैक्स प्लांक की परिकल्पना, क्या थी वो मैं आपको बताऊंगा। फिर इसी से जो है एक रेडिएशन लॉ निकलता है, क्या निकलता है, रेडिएशन लॉ, विकिरण का नियम। जैसे हर अपने वीन रेडिएशन लॉ पढ़ा है, फिर अपन ने रेले का रेडिएशन लॉ पढ़ा है, अपन अब पढ़ेंगे प्लांक रेडिएशन लॉ, जिससे क्या होगा कि ये पूरा कर्व जो है वो जस्टिफाई हो जाएगा, है ना। और जस्टिफाई कब हो, कि पूरा कर्व जस्टिफाई कब हो, जब जो आपका जो प्लांक के जो सूत्र है उसमें जो वैल्यू आती है, अरे प्लांक के सूत्र में जो वैल्यू आती है, जो भी मान आए, अगर उससे मैं वीन का नियम भी बना दूं, स्टीफन का भी बना दूं, है ना, और रेले का भी बना दूं, तब एक ही नियम से अगर तीनों बन जाए कुछ लिमिट्स लगा के, तो इसका मतलब क्या है कि वो तीनों का मिला हुआ रूप कौन है, प्लंक। और जब तीनों का मिला हुआ रूप है तो ये लोअर ऑर्डर को तो ये सेटिस्फाई कर ही रहा है, हाइयर ऑर्डर को वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि पूरे पूरा कर्व जो है वो सेटिस्फाई हो गया है। तो मोटी मोटी पिक्चर क्या बनी कि ये जो है लोअर वेवलेंथ को के लिए एप्लीकेबल था, ये जो है वो अपना लॉन्ग वेव के लिए जो है एप्लीकेबल था। और जो अब जो मैक्स प्लांक का रेडिएशन लो आता है वो पूरे कर्व को जस्टिफाई कर देता है। और मैक्स प्लांक की जो है वो आपकी अवधारणा क्या थी, उसकी अपन अब बात करते हैं, है ना। और डाल है इसको, चल। ये देखो अब इसमें अपन समझते क्या है, वो समझने वाली बात जो है वो क्या है ये सुनो, कि
अपन ने ब्लैक बॉडी पढ़ा था, और ब्लैक बॉडी में अपन ने पढ़ा कि जो ब्लैक बॉडी के अंदर जो एटम्स है ना, वो जो एटम्स है वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ईएम वेव। अरे ऐसा पढ़ा है, ईएम वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब वो जो ईएम वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी फिर बाद में वो एनर्जी का लेके अपन ने कर्व बनाया। तो प्लांक ने सीधी सीधी सी बात की कि देखो आप जो एनर्जी ले रहे हो ना, वो एनर्जी कौन सी ले रहे हो, आप क्लासिकल ले रहे हो, और आप कह रहे हो कि एनर्जी जो है कंटिन्यूस है, यानी कि एनर्जी का प्रत्येक मान क्या है, संभव है। कंटिन्यूस का मतलब क्या है कि कर्व कभी भी टूटेगा नहीं, और प्रत्येक वैल्यू क्या है, पॉसिबल है। जबकि ऐसा नहीं है। तो बोल कैसा है, तो प्लांक ने कहा कि देखो ऐसा है कि वो ओसिलेटर जो है, ओसिलेटर कौन से, जो ब्लैक बॉडी के अंदर है, वो एनर्जी या तो रिलीज कर रहे हैं, या तो उत्सर्जित कर रहे हैं, और या अवशोषित कर रहे हैं। लेकिन वो जो भी कर रहे हैं वो एक फिक्स अमाउंट में कर रहे हैं। बोले वो फिक्स अमाउंट कितना है, वो फिक्स अमाउंट है एप्साइन नोट। और एप्साइन नोट का पूर्ण गुणज है। इसका मतलब समझे कि पूर्ण गुणज का मतलब क्या है, कि वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ एप्साइन नोट है। इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि अगर एक ओसिलेटर एनर्जी को जो है इमिट कर रहा है, तो वो क्या करेगा, या तो अपसाइन नोट करेगा, या टू अपसाइन नोट करेगा, या थ्री अपसाइन नोट करेगा। समझ रहे हो ना। लेकिन वो गुणज हमेशा किसका रहेगा, मल्टीप्लीकेशन हमेशा किसका रहेगा, अपसाइन नोट का। फिर पूछा कि अपसाइन नोट क्या है, वो बोला कि अपसाइन नोट जो है वो मिनिमम एनर्जी है। अरे क्या है, मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी ऑफ ओसिलेटर, जो वो ओसिलेट जो है, ओसिलेटर जो है वो उसको इमिट करता है, वो आपकी मिनिमम एनर्जी कितनी है, एच न्यू। और एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट। और वो उसने बोला कि प्लांक कांस्टेंट ये तो मैं बता ही दिया आपको कि ये प्लांक कांस्टेंट माना है, और न्यू आपके ओसिलेटर की जो है वो फ्रीक्वेंसी है। और इसके अलावा जो है कोई एनर्जी नहीं होगी, या तो एनर्जी एच न्यू होगी, यानी अपसाइन नोट होगी, टू अपसाइन नोट होगी, या थ्री अपसाइन नोट होगी। अरे हाँ या ना। और ये जो मिनिमम एनर्जी है, ये मिनिमम मिनिमम जो एनर्जी है, इसको उसने बोला कि मिनिमम एनर्जी एक बंडल के रूप में है। अरे किसके रूप में है, एक पैकेट्स के रूप में, जैसे बिस्किट का पैकेट आता है, तो उसी के रूप में है। और उसको ही फिर बाद में उसने क्या नाम दिया, क्वांटा। क्या नाम दिया, क्वांटा। इसीलिए जो है इसको बोलते हैं प्लांक हाइपोथेसिस या प्लांक क्वांटम थ्योरी। अरे हाँ या ना। तो वो जो मिनिमम एनर्जी को वो क्या बोल रहा है, क्वांटा। समझ रहे हो। तो बस ये छोटी सी बात जो है अपने को लिखनी है, और ये बेसिक सा है। उसके बाद जो है ये आसान सा नियम है, तो मैं लिखूं थोड़ा। वी नो डैट विन्स एंड रेले लॉ इज applicable for short wavelength and long wavelength respectively, है ना, कर्म से। but according to Planck radiation energy which produced by electromagnetic oscillator oscillators, radiation energy which produced by electromagnetic oscillator of black body discrete, है ना, discrete। देखो ये क्या हो गया कि वी नो डेट, हम जानते हैं कि वीन्स का नियम और रेले का नियम जो है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, आपका शॉर्ट वेवलेंथ और लॉन्ग वेवलेंथ के लिए जो है एप्लीकेबल है ना। और फिर अपन लिख सकते हैं बट अकॉर्डिंग टू प्लांक रेडिएशन एनर्जी
विच प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर ऑफ ब्लैक बॉडी। जो ये ब्लैक बॉडी जो है उसके अंदर जो ईएम वेव वाले जो ऑसिलेटर हैं, उनकी जो एनर्जी जो है वो कैसी है, डिस्क्रीट है। और डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है कि ऐसे एक पर्टिकुलर वैल्यू ले रही है अरे वो क्या ले रही है, पर्टिकुलर वैल्यू। जैसे ये मान लो कि एप्सिलॉन नॉट है आपका, तो ये कितना हो गया, 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये 4 एप्सिलॉन नॉट, है ना। ऐसा नहीं है कि ये फिक्स वैल्यू है, अरे ऐसा नहीं है ना, कि बार बार जो है ये आपकी चेंज हो रही है ना। और फिर प्लांक क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू प्लांक ऑसिलेटर्स अकॉर्डिंग विच इक्वल विच प्रोड्यूस्ड, है ना, या absorbed भी बोल सकते हो, एनर्जी विच प्रोड्यूस्ड या ऑसिलेटर इज इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ अपसाइन नोट, विच absorbed और रिलीज्ड, है ना, ये वाली एनर्जी। ये प्रोड्यूस से मतलब किससे का है कि absorbed और रिलीज्ड, या तो उत्सर्जित या फिर अवशोषित। भाई ऑसिलेटर दो ही प्रकार के काम करेगा, या तो आपका जो है वो एनर्जी निकालेगा या फिर अपने अंदर समावेशित कर लेगा, ठीक है। अपसाइन नोट आगे निकालो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अपसाइन नोट, दैट इज अपसाइन नोट क्या है आपका, एच न्यू, और एच आपका क्या है, 6.626 इंटू 10⁻³ और आपका कितना है, जूल, और ये आपका सेकंड। अपसाइन नोट इज नोन एज क्वांटा ऑफ oscillators that is Planck quantum theory। अरे सही है ना, ये सही है, समझ में तो आ गई ना तुम्हारी पूरी बात, है ना, कि भाई आपका जो ऑसिलेटर है उसके मल्टीप्लिकेशन ऑफ अपसाइन नोट होगा। इसका मतलब क्या है कि आपका अपसाइन नोट हो सकता है, 2 अपसाइन नोट हो सकता है, 3 अपसाइन नोट हो सकता है, ऐसे पर्टिकुलर्स वैल्यू, समझ गए ना। अरे हाँ या ना। अच्छा, डिस्क्रीट है, एनर्जी कैसी है, डिस्क्रीट है। और ये अभी है क्या, प्लांक हाइपोथेसिस है ना आपका, भाई क्या माना उसने, है ना, जैसे ये वाला, ये आपका पहला टॉपिक है ना, ये इसी में पढ़ेंगे अपन सारे, ठीक है, ये वाला। चलो अब देखो दूसरी क्या है, औसत ऊर्जा निकालनी है अपने को, क्या निकालनी है, एवरेज एनर्जी, है ना, किसकी, ऑसिलेटर की। तो एवरेज एनर्जी ऑफ, एवरेज एनर्जी ऑफ प्लांक ऑसिलेटर, ये वाला। अच्छा देखो, प्लांक ने जो है वो ओसिलेटरों की जो संख्या जो है, भाई कितने ओसिलेटर होंगे ब्लैक बॉडी के अंदर, वो कैसे माना,
वो आपकी मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी जो होती है, आपकी जो क्लासिकल थ्योरी होती है, उसी को यूज लेके उसने माना। और वो क्या होता है, एन बराबर, अपन ने पढ़ा है ना, एन बराबर ए ई की पावर माइनस, अरे ऐसा पढ़ा है ना, ई की पावर माइनस अपॉन के पी टी, सेकेंड ईयर में पढ़ाया था, मैं लिख के बता रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू प्लांक, नंबर ऑफ oscillators is given by mz स्टैटिस्टिक्स, है ना। तो ये हो जाएगा आपका एन एन बराबर ए ई की पावर माइनस ई एन अपॉन, अरे याद आ गया कुछ, हल्का हल्का आ गया ना। ऐसी तीन थ्योरी पढ़ी थी अपन ने, एक अपने आइंस्टीन की पढ़ी थी, एक अपने डीबाई की पढ़ी थी, याद आया। ये ए क्या है, कांस्टेंट, ई एन क्या है, टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा, और केबीटी क्या है, लिख देता हूँ, वेयर केबीटी इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ठीक है, वैल्यू क्या होती है केबी की, 1.38 इंटू 10⁻23, ये वाले, है ना। और यूनिट की बात करूँ तो क्या आ जाएगा, जूल पर केल्विन। ठीक है, आगे चलूं। देखो, अब हमने पढ़ा भाई आपका ईएन क्या होगी वहां पर। अच्छा, ईएन से पहले मैं बता दूं आपको, टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर, वो क्या होगी, ईएन। और इसने क्या बोला, अरे प्लांक ने क्या बोला था, पीछे आओ, प्लांक ने बोला था कि एनर्जी आपकी इस टाइप से होगी। ठीक है, फिर ठीक है, फिर एनर्जी इस टाइप से तो होगी आपकी, बाकी एनर्जी का वो जो मिनिमम मान कितना होगा, एच न्यू, अरे कितना होगा मिनिमम मान, एच न्यू होगा। फिर आ गया हो, तो एच न्यू होगा, लेकिन मान लो कि उसमें एन ऑसिलेटर है, अपने को तो नहीं पता कितने ऑसिलेटर है ना, एन मान लिए, तो एनर्जी कितनी होगी फिर, एन एच न्यू। अरे हाँ या ना, इतनी बात ठीक है। इसको दे दूं मैं इक्वेशन नंबर 2, सही है यहाँ तक बात। अच्छा, अब अपने को क्या निकालनी है, एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी निकालनी है ना। अच्छा, तीसरी चीज देखो, एक मिनट और, आपके टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर, टोटल 2 लाख कितने हैं ना, ऑसिलेटर्स क्या होते हैं, 2 लाख, और वो हो जाएंगे आपके एन बराबर समेशन एन एन, अरे पता तो है नहीं, तो एन मानेंगे। अरे हाँ या ना, एन एन का मतलब क्या हो सकता है, कि हो सकता है आपकी जो अपसाइन नोट जो एनर्जी है वो 4 ऑसिलेटर की हो तो 4 अपसाइन नोट हो गया, है ना। मान लो कि 6 की 2 अपसाइन नोट हो तो उस टाइप से लिखते हैं ना फिर अपन, ये वाला। और अपन को क्या निकालनी है, औसत ऊर्जा, एवरेज एनर्जी, है ना। तो यहाँ पर अपने एवरेज एनर्जी, अरे कोई भी चीज का एवरेज कैसे निकालते हैं, कोई भी चीज का एवरेज कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, कि जितनी क्वांटिटी है आपकी, भाई मान लो 4, ऐसे समझो तुम कि किसी चीज का एवरेज निकालना है, मैंने बोला कि अपने क्लास में जो है, और 15 बच्चे हैं मान लो, है ना। 5 बच्चों की जो उम्र है वो 20 साल है, और 5 बच्चों की जो उम्र है वो अपने पास 25 साल है, और 5 बच्चों की जो उम्र है वो अपने 30 साल है ना। और मैंने बोला कि मुझे एवरेज बताओ कि क्लास में प्रत्येक बच्चे की उम्र एवरेज क्या होनी चाहिए। तो तुम क्या करोगे, 5 बच्चों की 20 साल है, तो 5 × 20 कितने हो गए, अरे 5 × 20 कितना हो गया, तो फिर मैंने बोला कि 5 बच्चों की जो 25 है, तो 25 × 5 125, 225 हो गया टोटल, तो पहले वाला। अच्छा, फिर मैंने बोला 5 बच्चों की 30 है, तो 30 × 5 कितना हो गया, 150, और 150 और इसमें जोड़ेंगे तो कितने हो गए, ये 250 और 350 और 375 कितने हो गए, 375। लेकिन टोटल बच्चे कितने थे, 15, 375 में 15 का भाग दो, 15 दूनी 30, फिर ये वाला और एक पॉइंट और उतारोगे तो आपका आगे, अरे दो, है ना, नहीं नहीं ज्यादा आएगा, है ना। 375 में आप भाग दो, तो 15 का दोगे तो 15 दूनी 30,
ठीक है, फिर बच गए उधर से 7 और 15 पर 75, 25। तो क्लास का जो एवरेज एवरेज जो एज आ गई बच्चे की वो कितनी आ गई? 25। कैसे निकाला अपन ने? सारों को जोड़ जाड़ के ऐसे। तो अपन क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर? एवरेज एनर्जी। तो कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा। अरे कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा। अब देखो एवरेज एनर्जी निकालने के लिए अपने पास क्या होगी? क्या आपको अगर टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर, टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर, और अपना क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर। गौरव साथ साथ मत उतारे, ये वाला यहां से। अब देखो यहां से टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर कितनी होगी आपकी? En। जैसे एक तो होगी En, है ना? फिर आपका जो नंबर ऑफ ऑसिलेटर है वो भी लिखने पड़ेंगे आपको। अरे हाँ या ना? तभी तो पता लगेगा कि भाई यही तो हुआ कि 5 बच्चे 20 साल, 5 बच्चे 25, तो वो 5 तो साथ में आएगा ना। और टोटल कितने बच्चे हैं? अभी 15 थे ना। तो यहाँ पर ऑसिलेटर टोटल कितने हैं? n। अरे बोलो हाँ या ना? सही है। अपन को जो है बस मोटी मोटी वैल्यू पुट करनी है। तो देखो पुट वैल्यू इन इक्वेशन फॉर फ्रॉम 1 and 2। देखो एवरेज एनर्जी ये वाला, फिर आपका था समेशन, और आपका En तो NH सही है। और एन का मान कितना था? A, फिर E की पावर माइनस क्या था? En। तो En का मान तो अपने पास है तो है ही। ये कितना हो जाएगा? NH अपॉन KBT। अरे हाँ या ना? ये वाला। और यहां से फिर अपना क्या आ जाएगा? समेशन और A और E की पावर माइनस NH/KBT। ये ऑनलाइन वाले में दिख तो रहा है क्या? और हाँ हाँ, अभी तो रिकॉर्ड होगा। हाँ न- तसल्ली खा तसल्ली, ये हो रहा है ना इधर, इधर हो रहा है ना, सब में हो रहा है। ये हो गया यहाँ से। अब देखो इसको सोल्व करो। अब इसको सोल्व करना देख लो, ये तुम्हारे सॉलिड में भी काम आएगा। सेम यही कॉन्सेप्ट, यही डेरिवेशन सेम का सेम सॉलिड में, और पूछता भी है। तो इसलिए अभी मैंने बताया ना बहुत सारी चीजें। देखो मैंने कल एक क्वेश्चन बताया था कि आपको बताया था कि ये वाला प्रश्न जो है मैं जब सिलेबस डिस्कस न्यूक्लियर में पूछता है, बताया था ना। आज मैं सॉलिड का बता रहा हूँ। इसलिए क्वांटम जो पढ़ोगे तो कुछ टॉपिक उनके भी हो जाएंगे, इसीलिए कह रहा हूँ बी सीरियस। ओके चलो, अब सुनो यहाँ से बात। ये आपका ये वाला, अगर इसको थोड़ा और सोल्व करे तरीके से तो देखो ए तो कट जाएगा ना भाई। ए कांस्टेंट है और ए कांस्टेंट है। अब तुम ये नहीं कह सकते कि सर ये भी कट जाएगा कि समेशन ई की पावर ऊपर भी है नीचे ना, क्योंकि ई की पावर है तो सही, लेकिन ई की पावर को बैलेंस कौन कर रहा है? एन। भाई एन की प्रत्येक वैल्यू पे ई चेंज हो रहा है। अरे हाँ या ना? और यहाँ पर देखो एन अलग से भी है। अरे है नहीं है? जैसे मान लो कि यहाँ पर ई की पावर 2 कुछ आएगा, तो ये भी 2 हो जाएगा साथ में, तो कोफिशिएंट हो जाएगा ना। तो चीजें सेम नहीं रहेंगी। अच्छा ये समेशन ही क्यों आया भाई? अपन को टोटल एनर्जी निकालनी थी, और मैंने हमेशा बताया कि कुल अपन समाकलन से भी निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हैं। तो फिर समस्या नहीं क्यों? डिस्क्रीट है एनर्जी। कैसी है? डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट का मतलब टूटा फूटा मान है ना, सारी वैल्यू नहीं है। जबकि समाकलन कब लगाते हैं? जब सारी वैल्यू होती है। समाकलन कभी भी ऐसे सिस्टम पे नहीं लगता जिसकी एनर्जी क्या हो? डिस्क्रीट हो। समझ गए ना? इसीलिए समेसन लगाया है। चलो, तो ए तो आपका हट ही जाएगा, है ना? ये वाला तो ये आपका NH ई की पावर माइनस, और NH और ये आपका KBT, ये आपका समेशन, और ये आपका ई की पावर माइनस NH और ये आपका KBT, है ना? और मान लो कुछ, लेट कंसीडर, क्या मानोगे? H बराबर KBT को मैं बोल दूं X। आप नहीं भी मानोगे तो चलेगा, नहीं भी मानोगे तो ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, हो जाएगा। बट क्या है, थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो जाती है ना? और लेंथी हो जाती है फिर मतलब नहीं गलत हो जाए, उससे बढ़िया ये कुछ मान लो, है ना? नहीं भी मानोगे तो गलत नहीं है। समझ गए? चलो अब देखो यहाँ से, ये आपने किया तो NH
तो यहाँ से देखो एच न्यू का मान निकालोगे तो एक्स के बी टी, है ना। मैं फिर बोल रहा हूँ कि एन एच न्यू का मान रखना आपको कोई जरूरी नहीं है, एन एच न्यू का मान रखना कोई जरूरी नहीं, और उससे कॉम्प्लिकेशन होगा भी नहीं। बस ऐसे जस्ट ए फॉर्मेलिटी के लिए रख रहे हैं, क्योंकि एच न्यू खुद एक कांस्टेंट है, और आपका एन जो है वो सिस्टम के हिसाब से वेरी हो जाएगा, तो रखने वाली कोई इसमें बात है नहीं, फिर भी थोड़ा रख लेते हैं अपन। और यहाँ पर जो है ये समेशन, और यहाँ से अगर रखेंगे तो ये आ जाएगा एन एक्स और के बी टी। अरे बोलो हाँ या ना। और e की पावर माइनस एन एक्स, सही है क्या। और समेशन e की पावर माइनस एन एक्स, सही है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, देखो केबीटी क्या है, कांस्टेंट, बाहर रख सकता हूँ ना, है ना। एक्स भी क्या है, कांस्टेंट, बाहर रख सकता हूँ, जबकि एन में इसको समेशन से बाहर में नहीं ले जा सकता। ऐसा क्यों, क्योंकि एन जो है वेरिएबल है, एन की वैल्यू यहीं से चेंज होंगी और वो उसी हिसाब से चेंज होगा, समझ गए ना। ये वाला, यहाँ से आपका के बी टी, और ये आपका एक्स, और ये आपका समेशन हो गया। और यहाँ से बच गया आपका एन और e की पावर माइनस आपका एन एक्स। अरे बोलो हाँ या ना। और समेशन e की पावर माइनस एन एक्स। अब देखो मैं कुछ और करना चाह रहा हूँ यहाँ से, है ना। अब ये वाला जो n है ये ऐसे सोल्व करेंगे तो फिर कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इस n को मैं खा जाऊं, है ना। इस n को मैं कुछ ऐसा कर दूं कि ये n गायब हो जाए, ओनली e की पावर ही बचे, और सही भी हो। ऐसा नहीं कि मिटाई दो बोले सर, है ना, गायब अपने आप ही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं भाई, एक तरीके से हो, है ना। तो अपन क्या कर सकते हैं, देखो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो तुम बताना मेरे को ऐसा लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। अगर तुम्हें लगेगा कि ऐसा नहीं लिख सकते तो फिर अपन नहीं लिखेंगे, समझ गए ना। ये वाला, अरे सही है क्या, सही है। देखो वापस अवकलन करो तो क्या आएगा, ये n वापस माइनस का बाहर आ जाएगा ना। अच्छा समेशन जो है वो इसके साथ ही है, समेशन के साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं करी, तो वो n वापस अंदर रुक जाएगा इंटीग्रेशन होते ही, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। माइनस माइनस का n आ गया, लेकिन मैं हमने एक माइनस पहले लगा दी, तो माइनस माइनस फिर मिला के क्या हो जाएगा, प्लस। अरे सही है ना, ये वाला। और ये आपका समेशन ए की पावर माइनस एन एक्स, इसको मैं समीकरण नंबर दे दूं, कितने हो गए थे अपने पीछे, 4। चलो को दे दिया समीकरण नंबर 5। अच्छा देखो भैया डेरिवेशन आराम से देखो ना, ये होंगे नहीं फिर बाद में, ये 5 हो गया। अब आगे देखो, अब इसका ऐसा है कि तुम यहाँ का यहाँ भी सोल्व कर सकते हो उसको, यहाँ का यहाँ भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन उससे फिर वो फर्दर वही बात कि आपका जो है कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, पहले अपन इसका इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, पर इसकी वैल्यू जो निकल जाएगी वो यहाँ भी रख देंगे और यहाँ भी रख देंगे, फिर अवकलन करते रहेंगे। अरे हाँ या ना, समझ गए ना। तो पहले मैं इसको छोटे वाले को सोल्व कर लेता हूँ कि आपका समेशन e की पावर माइनस एन एक्स है क्या। तो देखो n का मान जब 0 रखोगे तो आपका आएगा e की पावर 0 यानी 1, फिर आपका e की पावर 1 रखोगे तो माइनस एक्स, e की पावर माइनस 2x, और e की पावर माइनस 3x, ऐसे चलता हो जाएगा। अरे तुम्हें नहीं पता कहाँ तक चल रहा है, नहीं पता ना, ये वाला। तो इसमें देखो पहला पद क्या है, पहले पद को बोलते हैं a, अरे पहले पद को क्या बोलते हैं, a 1। और r, r होता है सार्वय अंतर, है ना। r क्या होता है, डिफरेंस होता है। और डिफरेंस कैसे लेना है आपको, ये देखो दूसरा जो पद है सेकंड टर्म जो है उसको फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो, या थर्ड टर्म को सेकंड से कर दो, फोर्थ को थर्ड से कर दो, समझ गए ना। मतलब दो अल्टरनेट जो टर्म है उनको आपस में डिवाइड करके क्या निकालते हैं अपन, डी निकालते हैं, है ना। ये इसको ये डी बोल दो या आर बोल दो आप, है ना। और ये कौन सी सीरीज बन रही है आपकी, जीपी, अरे जीपी आईपी, जीपी, समझ गए। तो देखो, तो ये आपका e की पावर माइनस एक्स बाई 1, तो आपका r का मान क्या आ गया, e की पावर x। अच्छा देख लो r हर जगह सेम आ रहा है, आप यहाँ भी निकालोगे तो भी सेम है, दो अल्टरनेट। अच्छा इसके कितने पद हैं, कितने पद हैं, अनंत है ना, इनफाइनाइट है ना। तो इनफाइनाइट के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर। देखो मैं सारी बातें लिखा रहा हूँ, फिर तुम्हें साथ साथ मैथ्स की भी बता रहा हूँ, तो इसको लिख लेना प्लीज, है ना, ये बड़ा। अब ये 1 माइनस आर, अब ये फॉर्मूला आप लगाओ तो वो उसका सोल्यूशन है, वो उसका मान है। देखो आपको ए का मान कितना है 1, और 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, अरे हाँ या ना। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, है ना। वैसे अजीब लग रहा था ना, लेकिन देखो अब सॉल्यूशन हो गया इसका। आगे चले, ये यहाँ फिर यहाँ कर दूं क्या थोड़ा सा, आ जाएगा क्या उसमें, ये वाला। अब ये इसका सॉल्यूशन हो गया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि समेशन ऑफ ई की पावर माइनस एन एक्स का जो है मान, वो आपका क्या है, वो आपका मान है 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स। अरे हाँ या ना, सही है।
ये वाला मान। अब ये इक्वेशन नंबर 6, पुट वैल्यू अच्छा तुम ऐसे मत कर देना कि इसमें इसका भाग दे दो तो e की पावर प्लस में आ जाएगी, है ना, अगले में पिछले का भाग देना है, समझ गए ना, फॉरवर्ड वाले में बैकवर्ड का भाग देना, बैकवर्ड अपन फॉरवर्ड मत कर देना, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा और वो गलत है, समझ गए ना, ये वाला 6 नंबर। तो यहाँ पर आपका अगर वैल्यू रखेंगे तो एवरेज एनर्जी तो क्या आ जाएगी आपकी, ई आ जाएगा ना यहाँ तक, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका है माइनस का एक्स और ये आपका के बी टी, अरे हाँ या ना, फिर आपका डी बाई डी एक्स और ये आपका ये वाला, और समेशन की जगह आ गया 1/1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स। नहीं, ये रुको भाई, दूसरी जगह लिखने दो इसको, ठीक है, ये बाहर नहीं रहा, जा रहा है ना। चलो अगले पन्ने पे कर लेते हैं, ये बोलो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ई बराबर आपका क्या हो जाएगा, माइनस एक्स और ये आपका के बी टी, अरे हाँ या ना, एक्स के बी टी, और फिर आपका क्या था, डी बाई डी एक्स, और ये था आपका ये वाला, और इसका जो मान हम रखेंगे तो ये आपका ये वाला आपका मान, अरे हाँ या ना, यही तो है। और नीचे क्या है, नीचे तो सिंपल ये वाला, तो देखो ये वाला, अब इसका यह हो जाएगा आपका एक्स ए बी टी। अच्छा इसका इंटीग्रेशन कौन करेगा बताओ, ये सॉरी डिफरेंशियल कौन करेगा, अवकलन कौन करेगा बताओ। ये 1 माइनस देखो ए की पावर माइनस एक्स, अरे नीचे होता उसका स्क्वायर हो जाता ना क्या, अरे हाँ या ना, सही है, फिर 1 है तो 1 का करोगे तो 0, अच्छा 0 करोगे फिर ये सेकंड को ऐसे छोड़ दें, अरे ऐसे ही तो करते हैं, फिर माइनस, फिर फर्स्ट को छोड़ दें, फर्स्ट क्या है 1, और फिर सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेकंड का इंटीग्रेशन 1 का करोगे तो 0, फिर ये एक माइनस आ गई, अरे हाँ या ना, ये एक माइनस आ गई, सही है, फिर तुम e की पावर का करोगे तो e की पावर का करोगे तो माइनस e की पावर माइनस एक्स, अरे बोलो हाँ या ना, देखो कितनी माइनस आ गई इसमें, सारा ध्यान रखना है, एक भी इधर उधर हुआ मामला खराब हो जाएगा, समझ गए ना। अब आगे इसको और सोल्व कर लेते हैं, ये आपका ई, तो यहाँ से देखो, अब ये 1 माइनस और ये वाला जैसे ये हो जाएगा आपका एक्स के बेटी, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया क्या, फिर माइनस माइनस और एक माइनस, ये तो जीरो ही हो गया, जीरो के साथ गुणा हो गया तो जीरो ही हो जाएगा ना, तो वो वापस पॉजिटिव हो गया, अरे हो गया ना, और ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस ई की पावर एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 1 अपॉन आपका 1 माइनस ई की पावर माइनस, सही है, ये वाला। अब इससे ये कट गया, अरे बोलो हाँ या ना, सेम है ना, और अब तो समेशन भी नहीं है, अब तो काट ही सकते हैं, और बाकी कोई एक्स की इधर को ये वाला जो है